ये जो टॉपर बैच और लोअर बैचेस का सीन रहता है ना, ये बहुत ख़राब रहता है, क्योंकि ये फर्स्ट फिल्टर रहता है जिसमें वो क्रीम अलग कर लेते हैं और बाकी चीज़ को फेंक देते हैं। All toppers are my rankers and all others are my bankers. बिल्कुल सही कोट है। छुट्टी हो गई थी वाइब्रेंट से और घर आ गए थे। अब घर आया था मैं सिर्फ 5 to 10 बुक्स लेके, और नोट्स वगैरह थे उसके अंदर, कुछ 2-3 सब्जेक्ट के नोट्स थे जो मेरे को उस एक महीने में कंप्लीट करने थे। बट कोविड में लॉकडाउन लग गया और अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी बुक्स कोटा में रह गई। मुझे ना टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद था, तो मैं कोचिंग पे टेस्ट दे के आता और 3-4 घंटे बस टेबल टेनिस ही खेलता बैठ के। और जो मॉक टेस्ट होता है ना, उस मॉक टेस्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि स्कोर जो है वो कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है, कि एक टाइम के बाद आपका स्कोर जो है वो बढ़ नहीं रहा है। मेरा स्कोर लगभग 1/3 था, कि 1/3 के बाद मैं कांस्टेंट हो गया था 12th में। 360 में से 120 मार्क्स, ये 120-130 मार्क्स के ऊपर नहीं जाते थे। और कोटा में क्या है ना कि 2 नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं जब आप पहुँचते हो। हर व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरा बैकलॉग है, और हर सेकंड व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। So hello everyone, this is Samarth from IIT BHU और आज हमारे साथ निमिश है। निमिश भी IIT BHU में ही पढ़ रहा है। वो ड्रॉपर था, तो उसको जेई का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो 11th में उसने कोटा से प्रिपरेशन की थी, तो हमें उसका थोड़ा ऐसा कोटा वाला एंगल भी पता चलेगा। 12th में तो कोविड हो गया था एंड ड्रॉप ईयर में उसने अनअकैडमी से पढ़ाई की थी, तो हमें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का भी फ़र्क समझ में आ जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट रहेगी ये। सो वेलकम टू द शो निमिश। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन अ पॉडकास्ट। तो अपन मतलब मेन फोकस तू ही रहेगा इस पॉडकास्ट का। तो तेरी जेई की स्टोरी क्या थी, मतलब तेरी जेई जर्नी ऐसा 5-10 मिनट में एक्सप्लेन कर ऐसा फास्ट। यार 10th क्लास से स्टार्ट हो गई थी जर्नी। 10th क्लास में फाउंडेशन क्लासेस थी स्कूल में, और मेन रीज़न ये था उसमें इनरोल करने का कि सारे टॉपर्स जो थे वो इनरोल कर रहे थे उसके अंदर, तो मैंने भी कर लिया था। फिर फिटजी का स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ उस पर, तो उसमें स्कॉलरशिप लग गई थी मेरी। तो हम 2 जनों की लगी थी, उसमें से एक कॉमर्स का फ्रेंड है मेरा और एक मैं था। तो उसके बाद में बहुत सारी कोचिंग सर्च करी कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है, और 10th के मार्क्स भी मेरे अच्छे थे, तो शॉर्ट था कि पीसीएम लेना है और इंजीनियरिंग करनी है। फिर कोचिंग सर्च करने में कोटा बहुत फेमस है जेई के लिए, तुझे पता ही होगा। तो कोटा में अपन ने कोचिंग सर्च करी और फिर वाइब्रेंट कोचिंग में एडमिशन लिया मैंने। बस यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई कोटा से जेई की। एंड मतलब ये वाइब्रेंट का थोड़ा और बता ना, कि मतलब तूने ऐसा डायरेक्ट कोटा का कैसा, मतलब तुम तो प्रॉपर कोटा से भी नहीं हो ना, तो मतलब घर वालों को कैसा मतलब कन्विंस किया एक्चुअली कि मेरे कोचिंग के लिए कोटा? मेरे एक भैया है जो एलएन से पास आउट है, कोटा एलएन से। तो उन्होंने मेरे को गाइड करा था कि अगर जेई एडवांस पे ज़्यादा फोकस करना है तो यू शुड गो फॉर वाइब्रेंट, दैट्स अ फार बेटर ऑप्शन। एंड वाइब्रेंट के टीचर्स भी वैसे ही है, मतलब है ना, वो कुछ बुक्स के ऑथर है सीधे। तो हाँ, वाइब्रेंट के जितने भी डायरेक्टर है उन सबकी एक बुक पब्लिश हुई चुकी है अभी तक। ओह तो मतलब क्या ही टॉप के टीचर्स है, मतलब जो लोग हम पढ़ते हैं उनकी बुक से उन्होंने लिखी है वो बुक। एंड मतलब उसके बाद क्या था तुम्हारा? 11th में तुमने वाइब्रेंट ज्वाइन किया एंड हम बात कर रहे थे कॉल पे, जब तुमने बताया कि लाइक 11th तुम्हारा बहुत अच्छा गया था क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग थी, मतलब एनवायरनमेंट था वहाँ पे। देन 12th में कोविड आ गया एंड तुम्हारा रिजल्ट बहुत गिर गया था, उसका कैसा ट्रांजिशन था वो? यार 11th में क्या है ना कि स्टार्टिंग थी कोचिंग की, तो बच्चे हाईली मोटिवेटेड रहते, मैं भी मोटिवेटेड था। अब स्टार्ट में पता चला कि ये शफलिंग टेस्ट है, तो शफलिंग टेस्ट की भी प्रिपरेशन करी। फिर धीरे धीरे रिव्यू टेस्ट भी मैंने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना चालू कर दी थी रिव्यू टेस्ट में, और मेरे कुछ 150 के अराउंड मार्क्स आ जाते थे मॉक टेस्ट में 11th क्लास में। बट ये जब 12th की स्टार्टिंग हुई ना, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था, क्योंकि हर व्यक्ति को पता था कि आपके शफलिंग टेस्ट होने वाले हैं और आपको बैच चेंज करानी है। ये जो टॉपर बैच और लोअर बैचेस का सीन रहता है ना, ये बहुत ख़राब रहता है, क्योंकि ये फर्स्ट फिल्टर रहता है जिसमें वो क्रीम अलग कर लेते हैं और बाकी चीज़ को फेंक देते हैं। हाँ, वो कोट है ना वो कुछ तो कि लाइक ऑल रैंकर्स नहीं, ऑल टॉपर्स आर माय रैंकर्स एंड ऑल अदर्स आर माय बैंकर्स। बिल्कुल सही कोट है। अब मैं A1 A2 और A3 3 बैचेस थी वाइब्रेंट में टॉप की,
तो मैं A3 में आ गया था आखिरी में, मतलब 12th क्लास के एंड तक मैं A3 में आ गया था। बट 12th में क्या हुआ ना कि जो प्री कोविड सिचुएशंस थी, इसके पहले हमारी बोर्ड एग्जाम थी और छुट्टी हो गई थी वाइब्रेंट से और घर आ गए थे। अब घर आया था मैं सिर्फ 5 to 10 बुक्स लेके, और नोट्स वगैरह थे उसके अंदर, कुछ 2-3 सब्जेक्ट के नोट्स थे जो मेरे को उस एक महीने में कंप्लीट करने थे। बट कोविड में लॉकडाउन लग गया और अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी बुक्स कोटा में रह गई। तो अब वो जो 2-3 मंथ का लॉकडाउन था ना, उसके अंदर मैं वहाँ जाके बुक्स नहीं ले पाया। हाँ, एंड वहाँ पे सर्टेनिटी भी नहीं थी ना कि खुलने ही वाला है। वो तो बोल रहे थे कि खुल जाएगा, 1 महीने में खुल जाएगा, 15 दिन में खुल जाएगा। तो बुक्स का तो क्या ही खरीदोगे थोड़ी नहीं तुम। हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ भी अनसर्टेन, हर चीज़ अनसर्टेनिटी थी वहाँ पे। कुछ भी सर्टेनिटी नहीं थी कि 1 साल में, 1 महीने में खुलेगा या 2 महीने में खुलेगा, कुछ भी पता नहीं था ना। तो हम्म ला ही नहीं पाया वहाँ से बुक्स। फिर एंड में लेके आया मैं जब जी एडवांस के 1-2 मंथ बचे थे तब। एंड मतलब तुम्हारा मतलब जो फर्स्ट जेई मेंस का अटेम्प्ट था, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट जेईई मेंस के अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल थे मेरे। दैट्स अबाउट 80,000 रैंक। एंड उसमें मेरी ओबीसी एनसीएल में रैंक आई थी 26,000 के करीब। बस, और फिर सेकंड, मतलब कॉलेज मिल जाता तुझे, बट अच्छा आईआईटी नहीं था। नहीं आईआईटी नहीं मिल रहा था उसमें, और एनआईटी में होम स्टेट में मिल रही थी मेरे को इलेक्ट्रिकल वगैरह। हाँ, बट आईआईटी एंड देन तूने ड्रॉप ईयर ले लिया। हाँ, फिर सेकंड अटेम्प्ट हुआ मेंस का, तो उसमें कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई। फिर डिसाइड हो गया था कि ड्रॉप लेना ही है, क्योंकि जे एडवांस भी क्लियर नहीं हुआ था ना। एंड फिर तुमने अनअकैडमी से पढ़ा ना, मतलब इसका ड्रॉप ईयर, तो उसका कैसा था? तुमने तुमने ऐसा कौन से तुम्हें ऑफलाइन का कुछ लगा नहीं क्या कि, या ऑफलाइन तो अपना ऑनलाइन ही था उस टाइम पे, कोविड ही था सब। हाँ, 12th में तो ऑनलाइन था, 11th में ऑफलाइन था, और आई ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन था। तो ड्रॉप ईयर में अनअकैडमी से पढ़ा मैंने पूरा, अनअकैडमी प्लस से। और जितने टीचर्स थे ना वाइब्रेंट में, जितने एचओडीज थे, वो ही पढ़ा रहे थे अनअकैडमी प्लस पे भी। तो वो ट्यूनिंग मेरी शुरू से अच्छी बैठी थी फिर उनके साथ। हाँ, तो तू उनका ही लेक्चर्स देखता था, या और कौन से टीचर्स के लेक्चर्स देखता था वहाँ पे तू? यार हुआ क्या ना कि जैसे जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स होते हैं सब्सक्रिप्शन वाले, उसकी लिंक थी मेरे पास, जो बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर है, उनकी सारे वीडियोस थे मेरे पास फ्री में देखने के लिए। तो ऐसे लीगल तरीका ये, लेकिन मैंने उसको फॉलो करा था, तो मेरे को सारे वीडियोस मिल गए थे उनके देखने के लिए। तो उनसे काफ़ी हेल्प हो गई थी मेरे को। मेगा ड्राइव नाम सुना होगा, तो मेगा पे सारी लिंक मिल गई थी मेरे को फिजिक्स के लिए। और मैथ्स में क्या है ना कि विकास गुप्ता सर है, तो वो वाइब्रेंट में भी पढ़ाते थे और अनअकैडमी प्लस भी पढ़ाते थे। तो ही इज़ ऑथर ऑफ दैट ब्लैक बुक, एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। हाँ, मतलब बेस्ट बुक है मैथ्स के लिए, अगर हाई लेवल प्रॉब्लम्स देखे जाए तो। हाँ, वो बेस्ट बुक मानते हैं। और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा था। तो मुझे कोई मैथ्स में ऐसा दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी इनऑर्गेनिक तो मैंने 12th क्लास में पढ़ना छोड़ दिया था। मतलब मैं कोचिंग क्लासेस बंद कर देता था, वहाँ पे जाता ही नहीं था इनऑर्गेनिक में, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और फिर ड्रॉप ईयर में मैंने पढ़ा पीयूष माहेश्वरी सर से, पीएमएस सर से। और ऑर्गेनिक में मैंने शरद कोठारी सर है, एसके सर, बाबा बोलते हैं उनको वाइब्रेंट में, उनसे पढ़ा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। और फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी सर है, वो भी, उनकी भी एक बुक पब्लिश होती है, एडवांस प्रॉब्लम इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते, तो उनसे मैंने पढ़ा था। हाँ, मतलब सब टॉप के ही टीचर्स थे। मुझे नरेंद्र अवस्थी पहले से बुक ही लगती थी, मतलब मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं कि नरेंद्र अवस्थी सर पढ़ाते कहीं पे। हाँ, तो तेरा मतलब वो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन पे तुझे क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है अभी? यार देख, मैंने अनअकैडमी से जितना ऑनलाइन पढ़ा ना, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि आई वॉज नोइंग द कंप्लीट सिलेबस, और क्या क्या चीज़ें कब पढ़नी है वो मुझे पता था, क्योंकि 11-12 तो मैंने कंप्लीट कर ही रखी थी। और ऑफलाइन में क्या है ना कि आपको वेट करना पड़ता है कि सर वापस पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे।
और ऑनलाइन में क्या है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि आप स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ऑनलाइन वीडियोस लेक्चर्स के अंदर। और ऑनलाइन मेरे को ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, क्योंकि जैसे क्लास में जो जनरल बकर होती है ना, जो सर टीचर करते रहते हैं, ऐसे कोटा में बहुत ज़्यादा बकर होती है बीच बीच क्लास में, तो आप उसको स्किप कर सकते हो ऑनलाइन वाले तरीके में, और क्लास में नहीं कर सकते ऑफलाइन को, तो वो बेटर। एंड मतलब ये कोटा का कैसा सीन था तेरा? तू 11th में कोटा था, तो वहाँ पे मतलब कैसा एनवायरनमेंट है? जो लोग बोलते हैं कि, तो क्या रियलिटी, क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है कोटा की? यार स्टडी बहुत अच्छी है वहाँ की, कोटा की। जो कंटेंट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट कोटा में मिलता है, और स्टूडेंट्स का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो सही नहीं है वो तो सही नहीं है, बाकी जो पढ़ रहा है स्टूडेंट उसके लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ मतलब अगर कोई बच्चा अगर पढ़ा को नहीं है तो वहाँ पे जाके डिस्ट्रैक्ट तो इजी हो जाएगा ऐसा। हाँ, जो जिसका मोटिवेशन अच्छा नहीं है वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है कोटा में। एंड बाकी का तो सही है वहाँ पे, मतलब ठीक ठाक। हाँ, बाकी सब ठीक है। फैसिलिटी सारी अवेलेबल है कोटा में, क्योंकि बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है ना वो, तो स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ एंड ये, और तू मॉक टेस्ट देता था क्या? फिर वो मॉक टेस्ट का कैसा सीन था तेरा? हाँ, मैंने, क्या हुआ ना कि 11th में मॉक टेस्ट पे तो ध्यान नहीं दिया, 11th में, 12th में भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ना टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद था। तो मैं कोचिंग पे टेस्ट दे के आता, और 3 घंटे 4 घंटे बस टेबल टेनिस ही खेलता बैठ के। मतलब जितनी देर तक मैं थकता नहीं ना, तब तक मैं टेबल टेनिस ही खेलता रहता, तो वो सारा टाइम। हाँ मतलब ऑफलाइन कोचिंग के टाइम पे ना? हाँ, ऑफलाइन की कोचिंग के टाइम, 11th 12th भी मेरी ऑफलाइन ही थी आधी। हाँ, तो जितना भी रिव्यू का टाइम था वो उसमें निकल जाता। है मतलब तू टेस्ट एनालाइज ही नहीं करता था, सिर्फ टेस्ट दे के आ गए और खेलने लग गए हाँ, मैं ऐसा? टेस्ट एनालाइज बहुत कम करता था, इस कारण से शायद मेरी जेई नहीं निकली है। एंड तेरे को और क्या रीजंस लगते हैं कि आ, तूने क्या क्या गलती की होगी जेई के टाइम पे कि तेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला? यार गलतियाँ तो बहुत सारी की है, जैसे टाइम पे टेस्ट एनालाइज नहीं करना, और टाइम टेबल्स फॉलो नहीं करना। उसके अलावा एक गलती ये करी थी कि इनऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ दी थी मैंने। हाँ हाँ मतलब इनऑर्गेनिक मतलब ठीक ठाक परसेंटेज आ जाता है केमिस्ट्री का, एंड केमिस्ट्री का पेपर भी ऐसा फास्ट निकल जाता है अगर इनऑर्गेनिक ठीक से आती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनऑर्गेनिक क्या है ना कि 90% बच्चे पढ़ते होंगे, तो उनसे कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फिजिक्स मैथ्स को लेकर। तो फिर इनऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ दी थी। और कोटा में मतलब बाकी मेरी मिस्टेक्स तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस मैं सोता जाता था, लेजी बहुत था मैं उस टाइम। एंड अपन वो डिस्कस कर रहे थे कि अपन फोन पे डिस्कस कर रहे थे कि तू वेब सीरीज भी बहुत ज़्यादा देखने लग गया था, तो वो कब कब था? मतलब ट्वेल्थ के टाइम पे या फिर ड्रॉप ईयर में? नहीं, 11th एंडिंग में देखी मैंने बहुत सारी सीरीज, 12th में भी देखी। हाँ मतलब घर आने के बाद ना, या वहाँ पे कोटा में ही? मतलब मैंने कभी बंद ही नहीं करी देखना पूरे टाइम में। ओह। मतलब तूने पूरा जेई प्रिपरेशन और कुछ थोड़ा थोड़ा तो चालू चालू तो देना, मतलब वेब सीरीज। मतलब और चिल थी, मतलब जो कोविड वाली सिचुएशन थी ना जिसमें मैं घर पे था, उसमें तो पूरी पूरी एवेंजर्स की सीरीज खत्म करी है मैंने। बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया था उस टाइम पे। हाँ मतलब घर पे, मतलब वहाँ पे टाइम भी बहुत था ना कि कोविड के टाइम पे अगर ऑफलाइन कोचिंग होती और तू पूरा सीरीज देख रहा है तो वहाँ पे वो तू ये है मतलब बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता अगर ऑफलाइन में अगर तू पूरा पूरा सीरीज देख रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो टाइम भी नहीं मिलता है यहाँ पे। ऑफलाइन में क्या है ना कि एक आपके ऊपर कंडीशन रहती है कि सुबह उठ के कोचिंग जाना है। हाँ ऑनलाइन में कुछ नहीं है ऐसा। ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है ऐसा, जब जब मन कर रहा है तब पढ़ो, जब नहीं कर रहा है तब मत पढ़ो, ऐसा रहता है, तो फर्क पड़ता है उससे। एंड एंड एनी टिप्स फॉर जे एस्पिरेंट्स? अब यार इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है 11th वालों के लिए। 11th में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में बैच शफलिंग होती है। अब
बैच शफलिंग का क्या है कि बहुत सारे जनों को पता नहीं रहता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट रहता है बैच शफलिंग, राइट। तो बैच शफलिंग के लिए क्या करना होता है ना कि या तो आप अपने सीनियर से टेस्ट पेपर मांग लो कि उनके साल क्या हुए थे, या फिर आप कोचिंग वाले जो स्टेशनरी वाले भैया रहते हैं ना उनके पास अवेलेबल रहते हैं आरटीज, तो उनसे आप जाके ले सकते हो। ये तो स्टार्टिंग में आपको करना है बैच शफलिंग टेस्ट के लिए, स्टार्टिंग में आपको ये करना है। हाँ मतलब इम्पोर्टेंट भी है कि आप टॉप बैच में रहो, तो वहाँ पे मतलब आपका एनवायरनमेंट भी वैसा रहता है, आपके दोस्त भी वैसे बन जाते हैं, तो आपको इजी जर्नी पड़ती है। और 11th की स्टार्टिंग में क्या पढ़ाई कम होती है, तूने भी ऑब्जर्व करा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते नहीं है। और ऐसा स्लो पढ़ाते हैं कि स्लो पढ़ाते हैं, एक एक चैप्टर मतलब महीना महीना लगा देते हैं वो। 12th में ऐसा हर वीक नया चैप्टर रहता है, ऐसा फास्ट एकदम। तो अर्ली वर्क फिनिश की आदत डालनी पड़ती है कि आप आपका काम फटाफट ख़त्म करो, क्योंकि आप भी फिर लेज़ी बन जाते हैं उनके जैसे कि वो 1 महीने में खींच रहे तो अपन भी 1 महीने में पढ़ने लग जाए, तो वो गलत है। आप हाँ। जल्दी ख़त्म कर दो उसको और बाद में उनके साथ पढ़ लो। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन कर लो घर आके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर क्या होता है कि जब ये स्टार्टिंग का फेज़ ख़त्म हो जाता है तब मिडिल में आपके रिव्यू टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। रिव्यू टेस्ट को एनालाइज करो और मिस्टेक्स लिखना स्टार्ट कर दो। और ये मिड पार्ट में तो आप रिव्यू टेस्ट और स्टार्टिंग में बैच शफलिंग का ध्यान रखो। और 11 एंड और 12th की स्टार्टिंग में जो गैप मिलता है ना उसमें रिवाइज करो 11th का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट भी चैप्टर वाइज दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 12th का पार्ट तो आपको आता नहीं है, तो 11th के मॉक टेस्ट आप चैप्टर वाइज दो ज़्यादा बेटर है। हाँ 11th में तो चैप्टर वाइज देनी चाहिए आई फील। 12th के एंड में मतलब पूरा AITS देना चाहिए कि मतलब पूरा फुल पेपर। और ये जो 11th की एंड और 12th की जो स्टार्टिंग रहती है इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 12th का नया पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं अपने आप से, तो आई थिंक ये गलत है, क्योंकि 11th का ही इतना सारा कंटेंट हो जाता है कि उसको रिवाइज करने में आपको टाइम लगता है। एंड अगर 11th स्ट्रांग होगा तो मतलब 12th भी स्मूथ जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा अगर 11th स्ट्रांग है तो। और कोटा में क्या है ना कि 2 नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस होते हैं जब हम आप पहुँचते हो। एक तो डिप्रेशन और एक होता है बैकलॉग। ये दोनों वर्ड आपने शायद 11th के पहले नहीं सुने होंगे। हाँ हाँ मतलब 11th के बाद तो सबका ऐसे होता है कि अरे यार 11th का कुछ नहीं आता हमें मतलब बहुत बैकलॉग है, 11th वेस्ट कर दी, मतलब ये कॉमन चीज़ें हो जाती है 11th के बाद। बिल्कुल, मतलब हर व्यक्ति ये बोल रहा है कि मेरा बैकलॉग है और हर सेकंड व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बेनिफिट है ऑनलाइन का कि आप अगर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो ना जहाँ पे डिप्रेशन और ये बैकलॉग चल रहा है तो उससे आप दूर रहते हो ऑनलाइन में। अब क्या होता है कि 11th और 12th में गैप मिलती है घर जाने के लिए, तो आप घर जाने के बाद ऐसा नहीं कि अब तो चिल करेंगे बहुत पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 7-8 दिन घर चले जाओ और फिर हॉस्टल आ जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ मतलब आदत मत डाल दो घर घर की आदत मत डाल लो। बिल्कुल, मैंने भी बहुत टाइम खराब करा है इस छुट्टियों में कि 1 महीना 1.5 महीने की छुट्टी रहती थी 11-12 के बीच में, तो उसमें आप टाइम खराब ना करके 11th का रिवाइज करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। प्रीवियस ईयर आर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। हाँ प्रीवियस है मतलब जिन्होंने नहीं किए तो भाई सच में आप बहुत ज़्यादा मिस आउट कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब जितने ज़्यादा टाइम कर सकते हो उतने कर लो। प्रीवियस ईयर मतलब हर टाइम हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये 11th क्लास के लिए तो ये पूरा कंप्लीट हो गया उनका पैकेज स्टार्टिंग से लेके एंड तक का। अब 12th के लिए बात कर लेते। तो क्लास 12th में भी ये बैच शफलिंग टेस्ट होगा और बहुत अच्छा रहता है कि आप A1 A2 या A3 बैचेस में रहो तो ज़्यादा बेटर रहता है आपकी कोचिंग्स में। उससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहता है और दूसरी चीज़ टीचर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं टॉप बैचेस में। और सेकेंड पॉइंट ये है कि कंपटीशन बढ़ जाता है जब 12th क्लास में आते हो तब। हाँ मतलब सब बच्चे सीरियस हो जाते हैं 12th में। बिल्कुल, और जो मॉक टेस्ट होता है ना उस मॉक टेस्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि स्कोर जो है वो कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाता है,
कि एक टाइम के बाद आपका स्कोर जो है वो बढ़ नहीं रहा है। मेरा स्कोर लगभग 1/3 था, कि 1/3 के बाद मैं कांस्टेंट हो गया था 12th में। मतलब 360 में से 120 मार्क्स, ये 120 130 मार्क्स के ऊपर नहीं जाते थे। तो उसके लिए आप ये मिस्टेक्स रिव्यू करो। और इसमें एक और चीज़ अच्छी ये है कि ऑनलाइन सॉल्यूशन सर्च करो क्वेश्चंस के, कि आपने जो करा है उसका अच्छा तरीका क्या है सॉल्व करने का। हाँ, वो डाउट नट टाइप से ऐप है ना, उससे मिल जाएगा सबको सॉल्यूशन। और ज़्यादा अच्छा ये है कि आप ज़्यादातर डाउट्स ऑनलाइन ही सॉल्व कर लो, क्योंकि आप अगर डाउट सेंटर जा रहे हो तो डाउट सेंटर जाने के बाद टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। और ऑनलाइन में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि वो सब क्वेश्चंस बहुत कॉमन डाउट होते हैं लोगों के, तो वो सॉल्व करे हुए मिल ही जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब अगर कुछ थेरी थेरी में डाउट है तब जा सकते हो टीचर के पास, नहीं क्वेश्चन में डाउट है तो ऑनलाइन मिल जाएगा इजीली। और ये आपका स्टार्टिंग हो जाएगा 12th का। फिर आपको डीपीपीस और शीट्स मिलती है, तो डीपीपी शीट्स को आप थोड़ा जल्दी ख़त्म करो, और जो बुक्स है उसका लेवल 1 स्टार्ट कर दो। हाँ, डीपीपीज और मॉड्यूल्स भी, मतलब लोग मतलब सिर्फ बुक्स के पीछे भागते, बट मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मॉड्यूल्स तो स्टार्टिंग में हो, मॉड्यूल्स तो हो ही जाने चाहिए सबके। हाँ बिल्कुल, डीपीपी मॉड्यूल्स को आप बहुत एफिशिएंटली करोगे तो आपको बुक्स करनी चाहिए। और अगर बुक्स भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो मेंस के पहले मेरा सजेशन ये रहता है कि लेवल 1 स्टार्ट कर दो। एंड एडवांस का मेंस के बाद पढ़े। हाँ, एडवांस का अगर लेवल 1 कंप्लीट कर लिया आपने बुक का, और डीपीपी शीट कंप्लीट है आपकी, उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हो एडवांस हाँ, का। मतलब पहले बेसिक्स कर लो और उसके बाद एडवांस का करो। बेसिक क्लियर कर लो सब मेंस का, उसके बाद एडवांस पे जाओ। एंड व्हाट आर योर रियल लर्निंग्स फ्रॉम जेई? जेई इज़ वेरी टफ एग्ज़ाम, और कॉम्पिटिटिव नेचर बहुत ज़्यादा है जेई में। तो आप स्ट्रगल करना सीख जाते हो, और आपको पता चल जाता है कि आपकी सराउंडिंग में जो फ्रेंड्स आपके हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसमें आप ये सीखते हो कि किन लोगों को सर्कल में रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए। मतलब यू लर्न हाउ टू इग्नोर द पीपल। जेई काफ़ी सारी चीज़ें सिखा देता है आपको। तो विद दैट अभी एंड कर देते हैं। अब ऑलमोस्ट 28 मिनट्स की वीडियो बन गई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड चलो बाय।